आज हम सीपीयू शेड्यूलिंग पढ़ना शुरू करेंगे। सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। देखो, आपके सीपीयू में जो रेडी स्टेट होता है, रेडी स्टेट अगर हम ऊपर चलें देखें तो आपका रेडी स्टेट में, रेडी स्टेट से आपके प्रोसेस एक एक करके आपके रन स्टेट में जाता है। तो उसको अरेंज कैसे किया जाता है और कैसे हम चॉइस करते हैं कि कौन सा प्रोसेस आपका रन होने के लिए जाएगा, इसी को बेसिकली क्या बोलते हैं, सीपीयू शेड्यूलिंग। ठीक ना, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सीपीयू शेड्यूलिंग आपका होता कहाँ से, वेयर। अगर वेयर की बात करें कहाँ से होता है, तो आपका कहाँ से होता है, रेडी स्टेट से होता है। सीपीयू शेड्यूलिंग आपको क्यों होता है, रेडी स्टेट से होता है। और सीपीयू शेड्यूलिंग को आपको करता कौन है, सीपीयू शेड्यूलिंग करता कौन है। अब फिर से अपने डायग्राम पे चलते हैं, देखते हैं कि सीपीयू शेड्यूलिंग करता कौन है। यहाँ देखिए, सीपीयू शेड्यूलिंग के लिए आपका हम पढ़े थे कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो होता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर वही बेसिकली एक एक प्रोसेस को सेलेक्ट करता है और रन स्टेट में पहुंचाने का काम करता है। ठीक, तो हाँ लिख लेते हैं कि हु इज वर्किंग फॉर सीपीयू शेड्यूलिंग, तो क्या हो जाएगा आपका, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ठीक, अब देखिए, और ये होता क्यों है और कब होता है, व्हेन इट हैपन। देखो, कोई भी प्रोसेस अगर आपका रन स्टेट से रन स्टेट से टर्मिनेशन स्टेट में जाती है, तो आप कहोगे कि रेडी स्टेट से आपका रन स्टेट में जाता है तब शेड्यूलिंग होती है। लेकिन यहाँ पे आप समझो, रन स्टेट से टर्मिनेशन स्टेट में प्रोसेस जाता है तो उस समय भी शेड्यूलिंग होती है। ऐसा क्यों होता है, अपने प्रोसेस स्टेट डायग्राम में देखते हैं। देखिए, अगर कोई प्रोसेस रन स्टेट से टर्मिनेशन स्टेट में जाता है, तो उस समय अगर कोई प्रोसेस रन स्टेट से टर्मिनेशन स्टेट में जाता है, तो उस समय आपका रन स्टेट तो खाली हो जाएगा। रन स्टेट क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। रन स्टेट अगर ब्लैंक हो जाएगा तो उसी समय आपका रेडी स्टेट से किसी प्रोसेस को रन स्टेट में आना पड़ेगा। तो रेडी स्टेट से रन स्टेट में प्रोसेस आना पड़ा, मतलब शेड्यूलिंग की जरूरत पड़ गई। समझ गए यहाँ पे कितना खतरनाक टेक्निक है। अगर प्रोसेस रन स्टेट से टर्मिनेशन स्टेट में जाता है तो उस समय आपका रेडी स्टेट से किसी ना किसी प्रोसेस को रन स्टेट में भेजना पड़ेगा। अगर रन स्टेट में भेजना पड़ेगा, उस समय आपका शेड्यूलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए, दूसरी बात ले लेते हैं। अगर कोई प्रोसेस अगर कोई प्रोसेस रन स्टेट से वेट स्टेट में जाता है, अगर कोई प्रोसेस रन स्टेट से वेट स्टेट में जाता है, तो उस समय आपका शेड्यूलिंग करना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई प्रोसेस रन स्टेट से वेट स्टेट में जाता है तो उस समय फिर से सीपीयू खाली हो गया। अगर सीपीयू खाली हो गया तो उसे कोई ना कोई प्रोसेस चाहिए रन करने के लिए, तो उस समय भी रेडी स्टेट में आपका शेड्यूलिंग करना पड़ता है और फिर से एक प्रोसेस को रन स्टेट में भेजना पड़ता है। समझ गया, सीपीयू शेड्यूलिंग का मतलब ये होता है कि वन बाय वन करके अगर प्रोसेस भेज रहे हैं आपका सीपीयू में, तो किस तरह से भेजा जाता है उसके कई सारे एल्गोरिदम होते हैं, बाद में देखेंगे। लेकिन सीपीयू शेड्यूलिंग होता क्यों है इस समय हम देख लेते हैं। ठीक, उसके बाद, अगर कोई प्रोसेस रन स्टेट से रेडी स्टेट में जाता है, तब भी आपका शेड्यूलिंग करना पड़ेगा। क्योंकि आप यहाँ देखे थे कि आपके पास रेडी स्टेट था और रन स्टेट था, दोनों अलग अलग आपके क्या थे, स्टेट थे, रेडी स्टेट और रन स्टेट। तो कोई प्रोसेस अगर रेडी स्टेट से रन स्टेट जा रहा था कोई बात नहीं, लेकिन रन स्टेट से अगर रेडी स्टेट में चला गया तो इस समय रन स्टेट आपका क्या हो गया, ब्लैंक हो गया। अगर रन स्टेट आपका ब्लैंक हो गया तो रन स्टेट में कोई ना कोई प्रोसेस तो चाहिए, उस समय आपका शेड्यूलिंग की नीड होती है। ठीक ना, अब देखिए, इसके बाद हम क्या बोल सकते हैं। अगर कोई प्रोसेस न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में जाता है, न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में जाता है, तो उस समय तो शेड्यूलिंग करके ही भेजना पड़ता है, शेड्यूलिंग करके ही भेजना पड़ता है। इट मींस यहाँ पे भी आपका सीपीयू शेड्यूलिंग की नीड होती है। आई थिंक आप सीपीयू शेड्यूलिंग समझ चुके होंगे कि होता क्यों है और कौन करता है। आपका सीपीयू शेड्यूलिंग कौन करता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर आपका सीपीयू शेड्यूलिंग करता है। और कहाँ पे होता है, रेडी स्टेट में होता है। और क्यों होता है और कब होता है, आप भी यहाँ पे देख चुके हैं। अब देखिए, अब सीपीयू शेड्यूलिंग का गोल क्या है इसे भी देख लेते हैं। गोल्स ऑफ सीपीयू
शेड्यूलिंग, सीपीयू शेड्यूलिंग का गोल्स क्या है? पहला गोल की बात करें तो हम कह सकते हैं टू मैक्सिमाइज दी टू मैक्सिमाइज दी सीपीयू यूटिलाइजेशन, टू मैक्सिमाइज टू मैक्सिमाइज दी सीपीयू यूटिलाइजेशन, मतलब सीपीयू को आप अधिक समय तक बिजी रखने के लिए हम शेड्यूलिंग का यूज करते हैं, सो वी कैन गेट मोर थ्रूपुट। अगर सीपीयू आपका अधिक समय तक बिजी रहेगा तो उसे आपका थ्रूपुट भी अधिक निकलेगा। थ्रूपुट की बात हमने की थी ना कि मतलब यूनिट टाइम में अगर कोई सीपीयू कितना प्रोसेस वर्क कर देता है उसी को आपका थ्रूपुट बोलते हैं, ठीक ना। अब देखिए दूसरा चीज एक और इसका गोल होता है, सीपीयू शेड्यूलिंग का एक और गोल होता है, लिख लेते हैं हम, टू मिनिमाइज टू मिनिमाइज द टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, फिर से रेस्पॉन्स टाइम। देखो टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम और रेस्पॉन्स टाइम इसका एवरेज में सबका एवरेज रहता है, ठीक ना। सबकी एवरेज को आप सिंगल किसी प्रोसेस के लिए नहीं बोल सकते, एवरेज के लिए सबके एवरेज का जो होता है ना उसको मिनिमाइज करने के लिए आपका सीपीयू शेड्यूलिंग का हम यूज करते हैं, ठीक ना। अब देखिए सीपीयू शेड्यूलिंग आप कैसे होती है आपको बता दें। सीपीयू शेड्यूलिंग सीपीयू शेड्यूलिंग के लिए आपके पास एल्गोरिदम्स होते हैं, एल्गोरिदम्स, मेनी एल्गोरिदम, मतलब बहुत सारे एल्गोरिदम आपके हैं, जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट, इन सब चीजों के लिए बहुत सारे आपके एल्गोरिदम, लगभग 11-12 एल्गोरिदम्स हैं। सभी एल्गोरिदम्स को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे कि कौन सा एल्गोरिदम, मतलब समझ रहे हो जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है ना, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर आपका होता है वो कैसे किसी प्रोसेस को उठा के रेडी स्टेट से रन स्टेट के लिए सेलेक्ट करता है, उसके लिए कुछ मेथड्स हैं, कुछ एल्गोरिदम हैं, फाइनाइट रूल्स हैं जिसके थ्रू आपका किसी प्रोसेस को सेलेक्ट करेगा, उसको रेडी स्टेट से रन स्टेट में भेजने की कोशिश करेगा। तो इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ एल्गोरिदम है, वही आपके होते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग के एल्गोरिदम। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है जो कि मतलब उस एल्गोरिदम का यूज करके प्रोसेस को अरेंज करता है जिसके थ्रू आपका प्रोसेस रन होने के लिए आपका रन स्टेट में जाता है। तो कई सारे एल्गोरिदम है, सबको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो आज हम सबसे पहला जो एल्गोरिदम शुरू करने जा रहे हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। आप लोग इसके बारे में अगर हल्का फुल्का सुने हो तो अच्छी बात है, अगर ना सुने हो तब भी कोई बात नहीं, हम सभी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को बारी बारी से डिस्कस करेंगे, ठीक। सब चलिए सबसे पहले अपना फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम देख लेते हैं कौन सा है आपका। फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम आपका है पहला, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसमें आपको एकदम दिखाई भी दे रहा है कि बोला जा रहा है कि जो प्रोसेस पहले आएगा वो पहले रन हो जाएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की तरह ये भी है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है। अब देखिए ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का क्राइटेरिया क्या है। कोई भी अगर एल्गोरिदम होता है तो उसका कुछ क्या होता है, क्राइटेरिया होता है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का जो क्राइटेरिया है ना, अराइवल टाइम है, क्राइटेरिया मतलब किसके बेसिस पे आप प्रोसेस को सेलेक्ट कर रहे हो रन टाइम में भेजने के लिए। तो पहला क्राइटेरिया क्या आपका, अराइवल टाइम, अराइवल टाइम, अराइवल टाइम के बेसिस पे आप किसी प्रोसेस को सेलेक्ट करते हो और रन होने के लिए भेज देते हो, ठीक। और दूसरी बात क्या है, कोई भी अगर प्रोसेस रन हो रहा है, कोई भी एल्गोरिदम होता है, उसका एक मोड होता है, उसका मोड होता है। मोड दो तरह से हो सकता है, प्री एम्प्टिव और नॉन प्री एम्प्टिव। देखो जब प्रीएम्प्टिव मोड होता है इसमें आपका प्रोसेस रन स्टेट में चला गया तो दोबारा बाहर आ सकता है, लेकिन नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या होता है, अगर एक बार रन स्टेट में चला गया तो उसके कंप्लीट होने के बाद ही वो आपका बाहर आएगा, ठीक ना। क्या होता है, नॉन प्रीएम्प्टिव मतलब एक बार प्रोसेस अगर सीपीयू के अंदर इंटर कर गया तो पूरा प्रोसेस रन होने के बाद ही बाहर निकलता है, ठीक ना। इस पे बारी बारी से हम क्वेश्चंस देखेंगे और क्वेश्चंस के थ्रू इसको सॉल्व करने या फिर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो सबसे पहला प्रॉब्लम ले लेते हैं हम। प्रॉब्लम नंबर 1 में आपका प्रोसेस नंबर दिया गया है, फिर अराइवल टाइम दिया गया है, उसके बाद आपका वर्स्ट टाइम, समझ रहे हैं ना कि मतलब सीपीयू में कितना टाइम ले रहा है उसे एग्जीक्यूट करने के लिए,
फिर आप टर्न अराउंड, आपका इसमें गोल है कि टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम का एवरेज निकालना, ठीक ना। जो प्रोसेस है उसका आपका गोल यही है कि टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम का एवरेज निकालना। आपके एग्जाम में ही पूछेगा, आपके एग्जाम में कोई प्रोसेस दिया रहेगा और उसका टेबल दिया रहेगा, मतलब आपको इतना दिया रहेगा, मतलब इतना दिया आपको रहेगा, और आपको उसमें से टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम को निकालना है। उसको निकालने के बाद उसका क्या करना है, एवरेज निकालना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपका दिया रहेगा। मान लो आपके पास 5 प्रोसेसेस हैं, आपके पास 5 प्रोसेसेस हैं। पहला प्रोसेस टाइम 0 पे आ जाता है, दूसरा प्रोसेस टाइम 1 पे, तीसरा टाइम 2 पे, चौथा 3 पे, पांचवा 4 पे, ठीक ना। कोई भी टाइम सीपीयू की टाइमिंग हमेशा 0 से ही शुरू होती है, ठीक ना। और प्रोसेस का टाइमिंग क्या होता है, अलग अलग हो सकता है। आगे जैसे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, उसमें देखेंगे कि मतलब क्वेश्चन के थ्रू आप काफी चीजें सीखेंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि आप सीधे आपको यही बता दिया जाए समझ जाएंगे। क्वेश्चन कैसी कैसी वैरायटी होती है उसकी बेसिस पे आप सीख सकते हैं। तो आपका यहाँ फाइंड क्या करना है, फाइंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा मेथड होता है, आप गैंट चार्ट बनाइए, गैंट चार्ट, जिसके थ्रू आप इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करते हैं, आप सारी चीजों को लाइन से समझते हुए चलेंगे। ठीक, देखिए टाइम 0। अब यहाँ अराइवल टाइम आपका देखिए कि अगर टाइम 0 है तो अराइवल टाइम में देखिए कि कोई प्रोसेस इस समय रेडी स्टेट में आ गया है कि नहीं आया है, ठीक ना। अब देखिए इस समय टाइम 0 पे आपका प्रोसेस नंबर 1 है, ठीक ना। प्रोसेस नंबर 1, सॉरी हमने वर्स्ट टाइम नहीं लिखा, वर्स्ट टाइम के बिना आपका क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता। 2 ले लेते हैं, 3, फिर आप 5 रख सकते हैं, फिर 6 रख सकते हैं और 4 रख सकते हैं, ठीक ना। टाइम 0 पे आपका रेडी स्टेट में कौन कौन सा प्रोसेस है, टाइम 0 पे आपका रेडी स्टेट में सिर्फ एक प्रोसेस है, प्रोसेस नंबर 1। प्रोसेस नंबर 1 अभी प्रेजेंट है, तो इसको रन करने के लिए आप भेज दीजिए। तो ये 2 यूनिट टाइम ले लिया रन होने में। कौन सा प्रोसेस है, प्रोसेस नंबर P1, ठीक ना। अब देखिए इसके बाद अब आपका टाइम 2 हो गया। तो टाइम 2 होने के बाद, टाइम 2 होने के बाद इस समय रेडी स्टेट में कौन कौन से प्रोसेस अवेलेबल हैं, 1 भी अराइव है, 2 भी अराइव है। तो यहां से इसके रिस्पेक्ट में आपका प्रोसेस नंबर 2 भी आ गया है और प्रोसेस नंबर 3 भी आ गया है सीपीयू में। इसका मतलब ये दोनों प्रोसेसेस, ये दोनों प्रोसेसेस आपके रन होने के लिए रेडी स्टेट से रन स्टेट में जा सकते हैं, ठीक ना। तो आपको बोला गया ना इसका क्राइटेरिया क्या है, अराइवल टाइम है। तो इन दोनों प्रोसेस में से आप किस प्रोसेस को रन होने के लिए भेजोगे जिसका अराइवल टाइम कम होगा। तो इस समय किसका अराइवल टाइम कम है, प्रोसेस नंबर 2 का अराइवल टाइम कम है, तो इसको आप भेज सकते हैं। तो प्रोसेस नंबर 2 के लिए आपका कितना यूनिट टाइम लग रहा है एग्जीक्यूशन में, 3 यूनिट। तो 2 + 3 5। अब आपका देखिए अब टाइम कितना हो गया, 5। तो 5 होने के बाद इस समय आपके रेडी स्टेट में कौन कौन से प्रोसेस हैं, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया। मतलब इस समय आपके पास सारे प्रोसेस हैं। और कौन कौन सा प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट हो चुका, 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक ना। अब देखिए इसमें 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। ये सभी प्रोसेस आपके रेडी स्टेट में है। तो रेडी स्टेट में होने के बाद हम देखेंगे इस समय कि किस प्रोसेस को आगे भेजें। तो जिसका अराइवल टाइम कम रहेगा उस प्रोसेस को रन होने के लिए भेज देंगे, ठीक। तो इसके लिए आपके पास कितने यूनिट टाइम लग रहे हैं, इसके लिए आपको 5 यूनिट टाइम लगेगा। तो प्रोसेस 3 आपका 5 5 10 यूनिट टाइम ले लेगा, ठीक ना। अब देखिए इसके बाद 3 भी हो गया। अब आपके पास रेडी स्टेट में 4 और 5 दोनों प्रोसेस हैं। तो इसमें से आपको किसको भेजना है, इसमें से आपको किसको भेजना है, जिसका अराइवल टाइम पहले होगा। तो 4 आपका अराइवल टाइम 3 है, इसको भेजेंगे। तो 4 को कितना यूनिट लगेगा, 6 यूनिट लगेगा। तो 10 + 6 16, ठीक ना। अब लास्ट में आपके पास एक ही प्रोसेस है, पांचवा प्रोसेस है। इस प्रोसेस के लिए आपको 4 यूनिट लग रहा है। तो 16 + 4 20, ठीक ना। अब आपको क्या क्या फाइंड करना है, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम फाइंड करना है। तो इसके लिए आप एक कंप्लीशन टाइम फाइंड कर लीजिए, जिससे आप आगे निकालेंगे। अगर प्रोसेस 1 को कंप्लीट होने में पूरा कितना टाइम लग जा रहा है, यहाँ देखिए पूरा 2 मिनट का टाइम लग रहा है। प्रोसेस 2 के लिए आपको 5 यूनिट का टाइम लग रहा है।
आपको ये नहीं देखना है कि किस समय आया, उसको नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि जीरो से लेके कंप्लीट होने में कितना टाइम ले रहा है। ठीक ना। अब देखिए प्रोसेस 3 के लिए आपके पास 10 यूनिट का टाइम लगेगा, प्रोसेस 4 के लिए 16 यूनिट का टाइम लगेगा, प्रोसेस 5 के लिए 20 यूनिट का टाइम लगेगा। अब देखिए हमने सब बना लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे कि टर्न अराउंड टाइम निकालना है हमको। तो देखिए टर्न अराउंड टाइम का वैल्यू कैसे निकलता है, टर्न अराउंड टाइम का वैल्यू निकलता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। हमने पहले इसको डिस्कस कर लिया था कि टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालते हैं, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। देखिए 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 2, 5 माइनस 1 4, 10 माइनस 2 8, 16 माइनस 3 13, 20 माइनस 4 16। ठीक ना। आई थिंक आप टर्न अराउंड टाइम आप समझ गए। अब देखिए अब आपको दूसरा टाइम निकालना है, वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम मतलब क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस वॉच टाइम। हमने ये सब टाइम पहले ही डिस्कस कर लिया है कैसे निकालते हैं। ठीक ना। अब देखिए टर्न अराउंड टाइम माइनस वेटिंग टाइम, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 3 1, 8 माइनस 5 3, 13 माइनस 6 7, 16 माइनस 4 12। इन सब का सम क्या हो जाएगा, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 1 11, 11 प्लस 2 13 13 23। ठीक ना। और इसमें क्या हो जाएगा टर्न अराउंड टाइम में, आपका हो जाएगा 43। ठीक ना। अब इसका क्या निकालना है, आपको एवरेज निकालना है। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम आपका क्या हो जाएगा, एवरेज टर्न अराउंड टाइम आपका हो जाएगा 43 माइनस कितने प्रोसेस थे, 5 प्रोसेस। तो आपकी वैल्यू क्या निकल जाएगी, 8.60। आपका क्या हो गया, एवरेज टर्न अराउंड टाइम 8.60। अब देखिए एवरेज वेटिंग टाइम निकाल लेते हैं। एवरेज वेटिंग टाइम को क्या हो जाएगा, एवरेज वेटिंग टाइम आपका 23 डिवाइडेड बाई 5 4.60। ठीक ना। ये आपका क्या हो गया, एवरेज टर्न अराउंड टाइम और ये आपका एवरेज वेटिंग टाइम। आई थिंक आप एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम निकालना सीख गए होंगे। अभी आपको एक क्वेश्चन से ये मत समझना कि आप सब कुछ सीख गए, अभी कुछ और कंसेप्ट आएंगे, जैसे जैसे हम आगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे धीरे धीरे और प्रॉब्लम्स आपके पास आते रहेंगे, और उस प्रॉब्लम्स में छोटे छोटे कंसेप्ट होंगे जिसको आप सीखते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक ना। हमने क्या देखा, सीपीयू शेड्यूलिंग होता क्या है, फिर उसके ऊपर हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं इसके ऊपर। आइए इसके ऊपर हम अगला प्रॉब्लम को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए प्रॉब्लम नंबर 2 में प्रोसेस नंबर ले लिया हमने, अराइवल टाइम ले लिया, वर्स्ट टाइम ले लिया, इतना तो हमें मिलेगा। फिर हम कंप्लीशन टाइम फाइंड करेंगे, देन टर्न अराउंड टाइम फाइंड करेंगे और वेटिंग टाइम फाइंड करेंगे। ठीक ना। अब देखिए इसमें आपकी वैल्यू भी ले लेते हैं। अगर आपके एक प्रोसेस, 2 प्रोसेस, 3 प्रोसेस, 4 5 6 6 प्रोसेस दिए गए हैं, और इस समय आपकी अराइवल टाइम 0 1 2 3 4 ऐसे हम नहीं लेंगे, इसमें प्रोसेस को अलग तरीके से लेंगे। मान लीजिए ये पहला प्रोसेस 6 पे आ रहा है, दूसरा प्रोसेस 4 पे आ रहा है, तीसरा प्रोसेस 5 पे आ रहा है, चौथा प्रोसेस 1 पे आ रहा है, फिर 2 पे आ रहा है, देन 3 पे आ रहा है। ठीक ना। इसका वर्स्ट टाइम 9 लग रहा है, इसके लिए 5 लग रहा है, इसके लिए आपका 8 लग रहा है, इसके लिए आपका 3 लग रहा है, इसके लिए 4 लग रहा है, इसके लिए 6 लग रहा है। ठीक ना। अब देखिए अब हम गैंट चार्ट बनाते हैं, गैंट चार्ट बनाते हैं। तो सीपीयू टाइम तो आपका हमेशा, सीपीयू टाइम आपका हमेशा 0 से ही शुरू होगा। तो देखो अभी इस समय रेडी स्टेट में कौन कौन से प्रोसेस आ गए हैं। 0 टाइम पे कोई प्रोसेस आया है, 0 टाइम पे कोई प्रोसेस आया है, कोई भी प्रोसेस यहाँ पे 0 टाइम पे नहीं आया है। इसका मतलब आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आप 1 यूनिट तक आपका सीपीयू कोई काम नहीं किया। यही लॉजिक है, यही लॉजिक आपको समझना है कि आपको देखना है कि कोई अगर मान लो 0 टाइम पे कोई प्रोसेस आया ही नहीं, तो भैया किसको रन करा दो। 0 टाइम पे रेडी स्टेट में कोई प्रोसेस आया ही नहीं है, तो आप किसको रन करा दोगे, समझे। अब देखिए 1 टाइम पे चलते हैं। तो 1 टाइम पे आपका कौन सा प्रोसेस आया है, आपका 4th प्रोसेस 1 टाइम पे आ गया है। तो आप P4 को रन करा सकते हो, P4 को रन करा दिया।
तो P4 को रन कराने के बाद आपको बर्स्ट टाइम 3 यूनिट लगेंगे। तो 1 + 3 4, ठीक ना। अब देखिए, अब 4 टाइम तक कौन कौन से प्रोसेस आपके सीपीयू में आ गए हैं उसको देखना है। 4 तक ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये तो हो ही गया, ये भी आ गया, मीन्स 2 5 और 6 ये प्रोसेस आपके सीपीयू में आ गए हैं और आपका 4 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब देखिए 2 5 और 6 ये तीनों में से कोई एक प्रोसेस रन होने के लिए जा सकता है, लेकिन हमारा क्राइटेरिया क्या था कि जो प्रोसेस पहले आया उसको हम रन होने के लिए भेजेंगे। तो 2 3 और 4 में पहले कौन आया? प्रोसेस नंबर 5 देखिए, जो कि अराइवल टाइम इसका 2 है, इसका मतलब प्रोसेस नंबर 5 अब रन होने जाएगा। तो प्रोसेस नंबर 5 को रन होने के लिए 4 वर्स्ट टाइम लग रहा है, इसका मतलब आपका 8 यूनिट हो गया। अब 8 यूनिट हो गया तो 8 यूनिट टाइम हो गया। अब देखिए प्रोसेस कौन कौन सा आ गया, 6 वाला भी आ गया होगा रेडी स्टेट में, 5 वाला भी आ गया होगा, मतलब सारे प्रोसेस आपके रेडी स्टेट में आ गए हैं। अभी तक हमारा प्रोसेस नंबर 4 और प्रोसेस नंबर 5 रन हो चुका। इसके बाद कौन सा प्रोसेस रन होगा इसे देख लेते हैं। 1 2 हो गया, इसके बाद कौन सा प्रोसेस आ रहा है, किसका अराइवल टाइम इसके बाद है? प्रोसेस नंबर 6 का अराइवल टाइम 3 है। इट मींस अब प्रोसेस नंबर 6 रन होगा। तो प्रोसेस नंबर 6 के लिए आपको प्रोसेस नंबर 6 के लिए आपको 6 यूनिट लगेंगे, मींस 14 पे प्रोसेस नंबर 6 खत्म होगा। 1 2 3 हो गया, इसके बाद कौन सा अराइवल टाइम किसका सबसे कम है? प्रोसेस नंबर 2 का अराइवल टाइम 4 है, मींस अब प्रोसेस नंबर 2 रन होगा। इसका वर्स्ट टाइम कितना है? 5 यूनिट है, 40। प्रोसेस नंबर P2 भी रन हो गया। प्रोसेस नंबर P2 को रन होने के बाद आपके पास कौन कौन से प्रोसेस बचे हैं? इसके बाद आपके पास प्रोसेस नंबर 1 और प्रोसेस नंबर 3 बचा है। तो प्रोसेस नंबर 1 और 3 में किसका अराइवल टाइम कम है? 3 का अराइवल टाइम कम है, मीन्स अब प्रोसेस नंबर P3 रन होगा, जिसका आपका 8 यूनिट लग रहा है। तो 19 + 8 आपका 27 हो जाएगा। और फाइनली आपके पास एक प्रोसेस बता है P1, जिसको रन होने में आपका 9 यूनिट का टाइम लगेगा, मीन्स आपका 7 + 9 मीन्स 36 यूनिट का टाइम लगा। अब देखिए हमने सारा प्रोसेस रन कर लिया। अब कंप्लीशन टाइम देखते हैं। प्रोसेस 1 का कंप्लीशन टाइम कहाँ है? 36। प्रोसेस 1 का कंप्लीशन टाइम क्या है? 36। आपको अराइवल टाइम से मतलब नहीं है, अभी आपको अराइवल टाइम से कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब ये है कि ये प्रोसेस सीपीयू में इंड कब हो रहा है। तो P1 आपका 36 पे इंड हुआ। फिर से आपका प्रोसेस नंबर 2 19 पे आपका इंड हुआ है। प्रोसेस नंबर 3 आपका 27 पे इंड हुआ है। प्रोसेस नंबर 4 आपका 4 यूनिट पे इंड हो चुका था। प्रोसेस नंबर 5 आपका 8 यूनिट पे इंड हो चुका था। प्रोसेस नंबर 6 आपका प्रोसेस नंबर 6 आपका 14 यूनिट पे इंड हुआ था, ठीक ना। यहाँ से आप गैंट चार्ट से देख रहे थे, यहाँ हम देख रहे थे कि कौन सा प्रोसेस कब इंड हो रहा है, ठीक ना। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। अब देखिए एक गैंट चार्ट का यूज यहाँ पे इंड हो गया। तो देखिए अब टर्न अराउंड टाइम फाइंड करना है। तो टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू कंप्लीशन टाइम माइनस आपका अराइवल टाइम। टर्न अराउंड टाइम यही होता है कि आपका जो कोई प्रोसेस है वो रन स्टेट में कितना समय रहता है। तो 36 माइनस 6 30, 19 माइनस 4 15, 27 माइनस 5 22, 4 माइनस 1 3, 8 माइनस 2 6, 14 माइनस 3 11, ठीक है। अब आप क्या निकालना है? आपको वेटिंग टाइम निकालना है। तो वेटिंग टाइम का मतलब क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम माइनस वर्स्ट टाइम। आई ये आपको हमने पहले बता दिया है कि फार्मूले कहाँ से आए हैं, हमने पहले बोला था आपसे कि ये सब फार्मूले बहुत ज्यादा यूज में आएंगे, ठीक। अब देखिए वेटिंग टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टर्न अराउंड टाइम माइनस आपका वर्स्ट टाइम। तो 13 माइनस 9 21, 15 माइनस 5 10, 22 माइनस 8 14, 3 माइनस 3 0, 6 माइनस 4 2, 11 माइनस 6 5, ठीक ना। अब देखिए अब आपको एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है, जिसको हम फाइंड कर लेते हैं। 1 4 5 5 5 + 7 12 4 5 52 और 5 10 10 7 और 5 7 8। अब कितने प्रोसेस थे आपके? एवरेज टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू 87 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू आपके
6 14.50 एवरेज वेटिंग टाइम इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 52 डिवाइड बाई 6 होगा 48.666 आई थिंक आपकी क्या हो गए आंसर हो गए। अब देखिए, अब आपके पास दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप अराइवल टाइम से तो देख ले रहे हैं, अराइवल टाइम से देख ले रहे हैं कि कौन सा प्रोसेस पहले आ रहा है तो वो प्रोसेस रहा। अगर अराइवल टाइम भी सेम हो गया तब क्या करेंगे, अगर प्रोसेस का अराइवल टाइम सेम हो गया तब क्या करते हैं हम, तो उस समय देखते हैं कि किस प्रोसेस का, मतलब अगर दो प्रोसेस हैं उनके अराइवल टाइम सेम हो गया तो उनमें से किस प्रोसेस का आपका प्रोसेस आईडी लोअर होता है उसी को हम क्या करते हैं पहले एग्जीक्यूट करते हैं। तो हम लिख सकते हैं इफ द अराइवल टाइम ऑफ टू प्रोसेसेस इज सेम, मतलब एक ही टाइम पे वो रेडी स्टेट में इंटर करते हैं। देन शेड्यूल द प्रोसेस which has lowest प्रोसेस आईडी। समझ गया ना, अगर किसी दो प्रोसेस हैं उसमें से दोनों प्रोसेस सेम समय पे अगर रेडी स्टेट में आ रहे हैं तो उनमें से जिसकी प्रोसेस आईडी कम होती है ना उसको हम पहले शेड्यूल कर देते हैं। इसके बेसिस पे हम कुछ और क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, जो अभी हम आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस आपके फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे सॉल्व करेंगे। थैंक यू।